पिछले पार्ट में हमने देखा कि नेक्सस के खत्म होते ही पूरा सोल एक नए केओस में डूबने लगा। पुराने गैंग्स टूट गए, नए मॉन्स्टर्स सामने आने लगे और पावर की इस रेस में हर कोई खाली थ्रोन पर कब्जा करना चाहता है। लेकिन असली गेम अब शुरू होने वाला है, क्योंकि अब सामने आ रहे हैं वे लोग जो अब तक सिर्फ पर्दे के पीछे थे। एक तरफ पार्क की टीम है जो असली मास्टरमाइंड्स तक पहुंचने की तैयारी कर रही है, और दूसरी तरफ नई गैंग्स, सेकेंडरी शॉक्स और डेंजरस एयर्स पूरे कॉरियर पर राज करने के सपने देख रहे हैं। लेकिन इस सब के बीच एक नया फाइटर भी एंट्री ले चुका है, जो कुछ ही दिनों में पूरे गैंग्सियो डिस्ट्रिक्ट को हिला चुका है। और अब अगला पार्ट तय करेगा कि आने वाले वॉर में सबसे पहले कौन किस पर टूटने वाला है। जैसे ही गैंग्सियो लीग के खिलाफ फाइट शुरू होती है, युंगयोन सीधे उनके लीडर को डिस्ट्रॉय कर देता है। यहां तक कि जब उसे बैट से मारा जाता है तब भी वह ऑलमोस्ट अनस्केद्ध रहता है। सिर्फ 3 मिनट के अंदर वह सारे मैन को हरा देता है। फिर प्राउड अंदाज में वह अपनी प्रेशस गर्ल से पूछता है राम्योन बनकर तैयार हुई या नहीं। लेकिन चॉय अब भी एंग्शियस थी। फाइट के बाद दोनों बैठते हैं ताकि सारी मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर की जा सके। तब युंगयोन खुद एक्सप्लेन करना शुरू करता है और कहता है कि वह बात शॉर्ट में रखेगा। सबसे पहले वह खुद को एक इनोसेंट स्टूडेंट बताता है, और ऑब्वियसली यह सुनकर चॉय को यकीन नहीं होता। फिर भी वह अपनी साइड की कहानी सुनाता है। वह बताता है कि पहले वह थाईलैंड में था, लेकिन यहां शिफ्ट होते ही उसके बारे में इंफॉर्मेशन बहुत जल्दी फैल गई। फिर न्यू स्टूडेंट होने की वजह से लोग उसे बुली करने लगे। उसकी कोशिश थी कि वह ज्यादा स्टैंड आउट न करे, लेकिन बुलिंग इतनी बढ़ गई कि आखिर में उसका पेशेंस टूट गया और उसने सबको डिस्ट्रॉय कर दिया। फिर वह बताता है कि उसने मुआई थाई अपने फादर के एम्प्लॉय से सीखी थी, जो एक ट्रेनर था। लेकिन उन बुलिस को हराने के बाद उसकी लाइफ बेटर होने की जगह और वर्स हो गई, क्योंकि उसके बाद वह लगातार वायलेंस में ड्रैग होता चला गया और ज्यादा समय भी नहीं लगा कि उसके बारे में रूमर्स हर जगह फैलने लगे। अब दूसरे स्कूल्स के स्टूडेंट्स भी उसे चैलेंज करने आने लगे, यहां तक कि गैंग्स ने भी उसे वियर्ड निकनेम्स देने शुरू कर दिए। वह इरिटेट होकर कहता है कि रूमर्स अब इतने फैल चुके हैं कि दूसरे टाउन्स के स्टूडेंट्स भी ग्रुप बनाकर उसके पीछे पड़ रहे हैं, और गैंग्सियो लीग उन्हीं में से एक है। चॉय उसकी पूरी बात सुनती है, लेकिन फिर भी कह देती है यह सब थोड़ा बुलशिट लग रहा है। युंगयोन बेचैनी से अपनी प्रिंसेस को कन्विंस करने की कोशिश करता है कि वह सच में इनोसेंट है, लेकिन तभी अचानक कुछ आदमी उसके सामने आकर झुक जाते हैं। युंगयोन इरिटेट होकर उन्हें वियर्डोज कहता है, क्योंकि कुछ ही देर पहले वे लोग उसे मारने आए थे। तब गैंग्सियो के मैन बोलते हैं वे बस स्ट्रांग आदमी के पीछे चलना चाहते हैं, इसलिए अब सब चाहते हैं कि युंगयोन उनका कैप्टन बने। यह सुनकर लवर बॉय हैरान रह जाता है और पूछता है, जो लोग खुद 49 साल के लग रहे हैं वे उसे सर कैसे कह सकते हैं? लेकिन उनमें से एक आदमी कहता है एज मैटर नहीं करती, स्ट्रेंथ मैटर करती है, और इसी वजह से वे सब उसे अपना लीडर बनाना चाहते हैं। यह सुनकर युंगयोन फिर भड़क जाता है कि लोग हर सेकंड उस पर ऐसी वियर्ड एक्सपेक्टेशंस थोपते रहते हैं। लेकिन इस बार चॉय जोर से हंस पड़ती है। वह उसे वियर्डो तो कहती है, लेकिन साथ ही यह भी मान लेती है कि अब उसे उसकी बातों पर विश्वास है, क्योंकि वह कोई रैंडम स्ट्रीट थग नहीं, बल्कि ऐसा लड़का है जो सच में जानता है कि कैसे मूव करना है। फिर चॉय मुस्कुराकर उसे अपनी टीम ज्वाइन करने का ऑफर देती है। वह अपना फोन उसकी तरफ बढ़ाती है और कैजुअली कहती है उसका बॉस तो लिटरल कैश काउ है। लेकिन हमेशा की तरह युंगयोन इस बात का भी गलत मतलब निकाल लेता है। इस पार्ट में युंगयोन पूरी तरह गलत आइडिया लेकर सीधे घुटनों पर बैठ जाता है और चॉय का फोन बड़ी विनम्रता से लेते हुए उसका ग्रैटिट्यूड दिखाता है। फिर ऑलमोस्ट डिवोशन वाले अंदाज में कहता है वह उसके लिए अपना बेस्ट देगा। शुरू में गैंग्सियो के मैन कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन फिर वे भी चॉय के सामने घुटनों पर बैठ जाते हैं ताकि अपने नए बॉस को फॉलो कर सकें। और बस ऐसे ही चॉय एक्सीडेंटली गैंग्सियो लीग की लेडी बॉस बन जाती है। दूसरी तरफ एक जिम के बाहर एक किड पार्क के फादर को ट्रेनिंग के लिए थैंक्स कहता है और टैक्सी में बैठकर चला जाता है। तभी पार्क के फादर नोटिस करते हैं कि उनका बेटा पीछे खड़ा है। उन्हें तुरंत समझ आ जाता है कि पार्क के अंदर कुछ चल रहा है। तब प्रोटैगनिस्ट अपने फादर से सीधे रिक्वेस्ट करता है, उसे स्ट्रॉन्गर बनने में हेल्प चाहिए। यह सुनते ही उसके फादर सीरियस हो जाते हैं, लेकिन अंदर से उन्हें पहले ही पता था एक दिन यह मोमेंट आना ही था। उधर स्कूल के बाहर डोंग हयुन अपनी पिछली फाइट्स के बारे में सोच रहा होता है। उसे लग रहा था कि अपना सब कुछ देने के बावजूद वह बेस्ट केस में सिर्फ ड्रॉर तक ही पहुंच पाया। यहां तक कि जियोंगहोन के खिलाफ भी उसे यकीन नहीं था कि वह सच में जीत पाता। इस बात से वह अंदर तक फ्रस्ट्रेट हो जाता है और खुद को ब्लेम करने लगता है। तभी पीछे से चॉय आकर चीकी स्माइल के साथ उसे काम डाउन करने को कहती है, और उसके साथ होता है जियोंगहोन। डोंग हयुन उसे देखते ही शॉक हो जाता है, क्योंकि वह तुरंत उसे पहचान लेता है। तब चॉय जल्दी से पूरी सिचुएशन क्लियर करती है और हंसते हुए बताती है कि अब वह वियर्डो उसके अंदर है। जियोंगहोन भी बात कंफर्म करता है और प्राउडली कहता है
वह अपनी प्रेशस प्रिंसेस के लिए एनीथिंग करने को रेडी है। यह सुनकर डोंग हायुन उसे मेंटली अनस्टेबल कह देता है, लेकिन चॉय उल्टा कहती है कि यही चीज उसे इस जॉब के लिए और परफेक्ट बनाती है। फिर लवर बॉय पिछले दिन की मिसअंडरस्टैंडिंग के लिए प्रॉपर अपॉलॉजी देता है, लेकिन डोंग हायुन उसे अश्योर करता है कि अब सब ठीक है। इसके बाद वियर्डो एक्साइटमेंट में कहता है कि डोंग हायुन डेफिनेटली कोई नॉर्मल फाइटर नहीं है, इसलिए वह क्यूरियस है कि रेडहेड ने आखिर कैसी ट्रेनिंग की है। डोंग हायुन जवाब देता है कि उसने अपनी लाइफ में कभी रियल ट्रेनिंग नहीं की। यह सुनकर जियोंगहोन जेन्युइनली सरप्राइज्ड हो जाता है। वह मानता है कि डोंग हायुन की किक्स बहुत रॉ थीं, लेकिन उनमें डाली गई स्ट्रेंथ इंसेन थी। उसके मुताबिक उसने जितने रियल फाइटर्स फेस किए हैं उनमें से सिर्फ कुछ ही लोग उसे वैसी स्ट्रॉन्ग सेंसेशन दे पाए थे, इसलिए वह डोंग हायुन को सीधा जीनियस कह देता है। लेकिन डोंग हायुन यह सुनकर खुश नहीं होता, उल्टा डिसअपॉइंटेड होकर सोचता है कि काश यह बात सच होती। तब जियोंगहोन एक सीरियस बात कहता है, जब स्ट्रॉन्ग विल भी लिमिट्स तोड़ने के लिए इनफ न हो तो फ्रस्ट्रेशन संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है। फिर भी वह हैप्पीली सजेस्ट करता है कि स्कूल के बाद डोंग हायुन उसके साथ चले और किसी ऐसे इंसान से मिले जो उसकी मदद कर सकता है। वह कहता है कि वे लोग लकी हैं क्योंकि उसके डैड का फ्रेंड अभी भी काम कर रहा है और कोइंसिडेंस से इस वक्त कोरियर में ही है। उसके हिसाब से यह फेट है। और इसी दौरान चॉय को पता चलता है कि जियोंगहोने के डैड का मैंगो इंपोर्टिंग बिजनेस है। चॉय यह सुनकर मान लेती है कि जियोंगहोने की फैमिली तो पहले से ही रिच है, इसलिए उसे समझ नहीं आता कि ऐसा लड़का फिर काशियर की जॉब क्यों कर रहा था। तब जियोंगहोन शांत होकर कहता है, जो कुछ उसके फादर ने बनाया है वह उनकी मेहनत है, वह खुद अपनी तरफ से कुछ अचीव करना चाहता है। बाद में सीन शिफ्ट होता है, जहां डोंग हायुन अचानक नोटिस करता है कि एक आदमी उसके लेग्स को बड़ी गौर से एग्जामिन कर रहा है। वियर्डो तुरंत उसे पहचान लेता है, वह उसका मास्टर टीसिक चा है। लेकिन नेक्स्ट मोमेंट वह ओल्ड मैन रोने लगता है। क्यों? क्योंकि उसे डोंग हायुन के अमेजिंग क्वाड्स दिख चुके थे। उसके हिसाब से ऐसी लेग्स सिर्फ उसी की हो सकती हैं जिसने एक्सट्रीमली हार्श ट्रेनिंग झेली हो। और इसी इमोशन में वह खुद को रोने से रोक नहीं पाता। जियोंगहोन एक्साइटमेंट में अपने मास्टर की बात अग्री भी करता है। फिर टीसिक रेडहेड से कहता है कि उसे पूरी सिचुएशन पहले से पता है और सीधे पूछता है, क्या वह स्ट्रॉन्गर बनना चाहता है? डोंग हायुन बिना झिझक हाँ में जवाब देता है। तब टीचर प्रॉमिस करता है उसकी ट्रेनिंग के बाद डोंग हायुन नई हाइट्स तक पहुंचेगा। ओल्ड मैन खुद भी मोटिवेट हो जाता है। वह हाथ आगे बढ़ाकर पूछता है, क्या वह रेडी है? डोंग हायुन समझता था कि उसे ट्रेन करना आसान नहीं होगा, क्योंकि उसके साथ काम करना टीचर के लिए सच में ट्रबल बन सकता है। फिर भी अगर टीसिक इस बर्डन को एक्सेप्ट करता है तो वह सिर झुकाकर उससे गाइडेंस और ट्रेनिंग की रिक्वेस्ट करता है। यह देखकर टीसिक मुस्कुराता है और कहता है, परफेक्ट। दूसरी तरफ पार्क के फादर के जिम में प्रोटैगनिस्ट बिना रुके ट्रेनिंग कर रहा था और उसी ट्रेनिंग के बीच वह एक और पंचिंग बैग फाड़ देता है। उसके डैड उसे याद दिलाते हैं कि वह अभी भी ऑलरेडी बहुत पावरफुल है, इसलिए वह एक बार कंफर्म करना चाहते हैं, क्या पार्क सच में ट्रेनिंग के लिए श्योर है? पार्क साफ कहता है कि यह उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तब उसके फादर उसकी बात मान लेते हैं क्योंकि उन्हें अपने बेटे पर ट्रस्ट है। लेकिन ट्रेनिंग शुरू करने से पहले वह उससे 2 प्रॉमिसेस मांगते हैं। पहला, अगर किसी नॉर्मल सिचुएशन में उसका अपोनेंट लड़ने की स्पिरिट खो दे तो चाहे वह कितना भी एनरेज्ड क्यों ना हो, उसे फाइट रोक देनी चाहिए, वरना वह रियल फाइटर नहीं कहलाएगा। फिर उसके फादर दूसरा प्रिंसिपल समझाते हैं, मार्शल आर्ट्स बस टेक्निक्स का कलेक्शन है जो इंसान की पावर को मैक्सिमम एफिशिएंसी से यूज करने में मदद करता है। समय के साथ जब कुछ टेक्निक्स सबसे यूजफुल साबित होती हैं तो वे क्लासिक्स बन जाती हैं और मार्शल आर्ट्स का हिस्सा बन जाती हैं। इसका मतलब यह है कि मार्शल आर्ट्स स्टूडेंट बनने के बाद पार्क सिर्फ पंचेज नहीं सीखेगा, वह पूरी ह्यूमन रेस का एक्सपीरियंस और विजडम इनहेरिट करेगा और उसे लॉजिकली यूज करना सीखेगा। यही एक ऑनरेबल फाइटर होने का मतलब है। फिर उसके फादर सीरियस फेस के साथ पंचिंग बैग पर हिट करते हैं और पार्क से प्रॉमिस मांगते हैं कि वह इन रूल्स को फॉलो करेगा। प्रोटैगनिस्ट बिना हिचके उन्हें अपना वर्ड दे देता है। एक मिस्टीरियस डार्क बिल्डिंग के अंदर गू बिन रिपोर्ट्स चेक करता है और तुरंत समझ जाता है शायद डेस्टिनी चाहती है कि उसका रास्ता फिर से इंसू नाम से टकराए। अगले दिन वह सियोंग एई से मिलता है और कहता है कि वह शुरुआत इंसू से करने का सोच रहा है। यह सुनते ही वुमन उसे दम कह देती है और याद दिलाती है, पहले पार्क को हराना था। लेकिन गूबिन बेपरवाही से जवाब देता है, वैसे भी उन्हें बाद में इंसू को हराना ही है, तो इससे क्या फर्क पड़ता है कि वह शुरुआत किससे करता है। साथ ही वह यह भी क्लियर कर देता है कि उसे कुछ पर्सनल स्कोर्स भी सेटल करने हैं। यह सुनकर सियोंग एई आखिरकार उसे अपनी मर्जी करने देती है। वह सोचती है कि यह एक टेस्ट भी हो सकता है, क्या गू बिन सच में पार्क को हराने लायक है या नहीं। गू बिन हंसकर कहता है, इंसू तो बस वार्म अप है। फिर परमिशन के लिए थैंक यू बोलकर वह प्रॉमिस करता है कि जल्दी जीतकर उसका फेवर चुका देगा। कुछ घंटों बाद गू बिन अपने गूंस को इन्फॉर्म करता है उनकी पहली टारगेट होगी इंचन। यह सुनकर गूंस तक शॉक हो जाते हैं।
उन्हें लग रहा था कि इतने वीकलिंग्स के लिए उन्हें जरूरत से ज्यादा पैसा मिल रहा है, लेकिन उनकी ये बात एक आदमी सुन लेता है। वह तुरंत वहां से खिसक जाता है और जाकर जियो पार्क को खबर देता है कि उसके कंपेटिटर्स के मैन सबसे पहले इंचन के पीछे पड़ने वाले हैं। जियो पार्क सरप्राइज तो होता है, लेकिन साथ ही मानता है कि सियोंगा फर्स्ट मूव लेने में सच में तेज है। फिर वह अपने आदमी को ऑर्डर देता है कि उसे हर अपडेट मिलती रहनी चाहिए, और यही खबर वह अपने गूंज को भी बता देता है। वह कहता है अगर उन्हें मेडल की परवाह है तो अभी इसी वक्त क्रैश इन करना होगा। उसके साथ मौजूद तीनों गूंज एक्चुअली प्रोफेशनल एथलीट्स थे। दूसरी तरफ इंचन के मैन अचानक रास्ते में रुक जाते हैं। वे पूछते हैं कौन है वहां। तभी उनमें से एक शॉक में आ जाता है, क्योंकि सामने खड़ा था गू बिन और उसके लाकीज। बॉल्दी अपने पुराने लोगों को देखकर ऑलमोस्ट नॉस्टैल्जिक अंदाज में खुश होता है, लेकिन अगले ही सेकंड वह उन्हें बाइक से नीचे फेंक देता है और इंस्टेंटली डिस्ट्रॉय कर देता है। फिर वह अपने मैन को चार्ज करने का ऑर्डर देता है, और देखते ही देखते इंचन के खिलाफ फुल स्केल वॉर शुरू हो जाती है। वेपन्स तक यूज होने लगते हैं ताकि उनकी गैंग को पूरी तरह कुचला जा सके। उधर बॉन्जंग कुछ मैन से लड़ते हुए बार बार इंसू के बारे में पूछता है। वह इंचन के लोगों को ऑर्डर देता है कि अपने लीडर को तुरंत बुलाओ। वापस गू बिन की तरफ वह इस सब में नॉस्टैल्जिक फील कर रहा था, लेकिन उसका दोस्त डोंग एचबुए समझ जाता है कि यह चॉइस सिर्फ वार्म अप के लिए नहीं हो सकती। उसे डाउट होता है कि गू बिन सिर्फ प्रैक्टिस के लिए इतना बड़ा दीतुर कभी नहीं लेगा, इसलिए वह क्यूरियोसिटी में पूछता है। तब बॉल्दी उसे उनका पुराना समय याद दिलाता है, जब वह एक एक्सीडेंट के बाद बहुत बड़ी ट्रबल में फंस गया था। उसी वक्त इंचन की गैंग वह जगह बनी थी जहां वह छिपा हुआ था, और नैम की गैंग उसके लिए एक सेफ प्लेस बन गई थी। नैम इतना काइंड था कि उसने गूबिन को अपने साथ रहने दिया। हालांकि इंसू इस बात को लेकर शुरुआत में हेजिटेंट और कॉशस था। पहले गूबिन को सब कुछ वियर्ड लगा, लेकिन धीरे धीरे उसे समझ आया कि नैम की गैंग सच में लॉयल और रिलायबल है। हाँ, साथ रहते हुए उनके बीच फाइट्स भी होती थीं, लेकिन फिर भी वे एक तरह की फैमिली जैसे बन गए थे। लेकिन वक्त धीरे धीरे सब ठीक कर देता है, और एक समय ऐसा आया जब गूबिन को लगा कि वह आखिरकार ऐसी गैंग के अंदर है जो सच में पीठ से पीठ मिलाकर लड़ती है। इंचन सिटी वॉर के दौरान वह नैम के साथ खड़ा रहा और अपनी पूरी ताकत से लड़ा। डोंगहुआ उसकी बात चुपचाप सुनता है। तब गू बिन आगे बताता है, कभी उसे सच में लगता था कि वे सब लॉयल लोग हैं, लेकिन जिन लोगों को उसने फैमिली कहा उन्हीं लोगों ने बाद में उसे ऐसे बाहर फेंक दिया जैसे वह कोई यूजलेस ट्रैश हो। इसीलिए अब वह अपने एनिमीज से भी ज्यादा उनसे नफरत करता है, और डोंगहुआ से साफ कहता है दुनिया में अगर वह किसी पर ट्रस्ट करता है और फैमिली मानता है तो वह सिर्फ वही है। उधर इंसू अपनी गैंग को बचाने के लिए मोटरबाइक पर तेजी से उनकी तरफ दौड़ता है, क्योंकि एक समय गूबिन सच में उस गैंग के लिए फैमिली जैसा था। लेकिन फिर एक दिन इंसू को पता चलता है कि उनकी स्टैश की हुई मनी गायब है। एक गैंग मेंबर को पहले यकीन नहीं होता, लेकिन इंसू कंफर्म कर देता है पैसा सच में गायब है। तब दूसरा आदमी कहता है कि पिछले दिन वहां सिर्फ गू बिन मौजूद था, और बस सारी नजरें बॉल्डी पर टिक जाती हैं। गू बिन विजिबली एंग्शियस हो जाता है। इंसू उससे पूछता है क्या उसने किसी को पैसा लेते देखा था, क्योंकि वे लोग वह पैसा काफी समय से सेव कर रहे थे ताकि फ्यूचर में अपना घर बदल सकें। यह सुनकर गू बिन भड़क उठता है। उसे लगता है जैसे सीधे उसी पर ब्लेम डाला जा रहा है, लेकिन इंसू कहता है कि उसका वह मतलब नहीं था। तभी एक गैंग मेंबर आगे आता है और पूरा ब्लेम गू बिन पर डाल देता है। वह कहता है कि उसने कल बॉल्दी को उनकी चीजों में सर्च करते देखा था। यह सुनते ही गू बिन उसे पकड़ लेता है और रेज से भरी आंखों से कहता है बकवास बंद कर, वह इतना नीचे कभी नहीं गिरेगा, यहां तक कि किसी स्ट्रीट गून के लिए भी नहीं। लेकिन वह आदमी रुकता नहीं। वह लगातार उसी पर ब्लेम डालता रहता है और उसे स्नेक तक कह देता है। फिर वह और भी क्रूअल होकर साफ कहता है गू बिन कभी उनका फैमिली था ही नहीं, वह बस एक स्ट्रीट थग था। बस यही सुनना बाकी था। गू बिन का पेशेंस टूट जाता है। वह सीधे पंच मारकर उस आदमी को बुरी तरह रेक कर देता है। फिर उसे चैलेंज करता है जो कहाँ है दोबारा बोल, और उसे लगातार पीटता रहता है जब तक वह ऑलमोस्ट पल्प न बन जाए। गुस्से में अंधा होकर गू बिन एक टेबल तक उठाकर उस पर दे मारता है। बाकी लोग उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह अपने एंगर को निकालने के लिए और आगे बढ़ता ही जाता है। तभी अचानक नैम घर में एंटर करता है और अपने आदमी को उस पथेटिक हालत में देखता है। उसे पूरी बात बताई जाती है, लेकिन गू बिन की सफाइयों के बावजूद नाम उसे थप्पड़ मार देता है। गू बिन पूरी कोशिश करता है कि वह उसे कन्विंस कर सके, लेकिन नाम उसे पीछे धकेल देता है और कहता है वह नहीं मानता कि गू बिन ऐसा काम करेगा, लेकिन उसने बार बार सबको ब्रदर्स की तरह रहने को कहा था, क्योंकि वे सब एक बड़ी फैमिली हैं। फिर भी गू बिन ने शराबी रेज और वायलेंस में सब कुछ खराब कर दिया। नैम उसके बिहेवियर को शिटी कहता है और डिसाइड करता है अब गू बिन को बस चले जाना चाहिए। कुछ पल के लिए बॉल्दी बिल्कुल स्पीचलेस रह जाता है।
फिर वह चुपचाप उठता है और निकलने लगता है। उसकी पूरी लाइफ पहले ही ट्रैश थी, लेकिन जब उसे लगा कि वह आखिरकार रॉक बॉटम तक पहुंच चुका है, उसी वक्त जिंदगी ने उसे फिर साबित कर दिया। वह अभी और नीचे गिर सकता है। आखिर में गू बिन उन्हें बस गुड लक कहकर वहां से चला गया था। और अब प्रेजेंट में इंचन की हालत खराब होती जा रही थी। वे लोग धीरे धीरे पूरी तरह कौना होने लगे थे। बॉन्जंग बेचैनी में बस यही सोच रहा था कि अगर उनका लीडर जल्दी नहीं आया तो आज सब खत्म हो जाएगा। तभी अचानक सबको एक बाइक की तेज आवाज सुनाई देती है और अगले ही पल इंसू ग्रैंड एंट्री मारता है और आते ही अपनी बाइक से एक गून को उड़ा देता है। वह लेट आने के लिए अपॉलॉजी देता है, जबकि गरिलर सबको मोटिवेट करता है, बस थोड़ी देर और टिके रहो, क्योंकि अब फाइनली उन्हें जीतने का चांस मिल गया था। फिर इंसू अपने पुराने होमी गू बिन को ग्रीट करता है, लेकिन गू बिन कोल्डली कहता है, ऐसी बातें मत कर, वे कभी इतने क्लोज थे ही नहीं। तब इंसू सच बताता है। वह मान लेता है कि गू बिन को सच में फ्रेम किया गया था, क्योंकि गू बिन के जाने के कुछ ही घंटों बाद उन्हें पता चल गया था कि जिसे उसने पीटा था असल थीफ वही था। वे लोग उससे अपॉलोजाइज करना चाहते थे, लेकिन तब तक गू बिन उनकी रीच से बाहर जा चुका था, इसलिए वह मिसअंडरस्टैंडिंग कभी सॉल्व ही नहीं हो पाई। इंसू फिर सिंसियरली अपॉलॉजी देता है और उम्मीद करता है कि शायद गू बिन उसे फॉरगिव कर दे, लेकिन गू बिन बस हंस देता है और उस अपॉलॉजी को स्टूपिड कहता है, क्योंकि उसके लिए एक बार गार्बेज की तरह फेंके जाने के बाद अब कुछ भी माफ नहीं हो सकता। और बस यही सोचकर वह इंसू पर टूट पड़ता है, लेकिन इंसू उसका अटैक डॉज करता है और तुरंत काउंटर भी मारता है। गू बिन पीछे धकेला जाता है। तब इंसू साफ कहता है उसके ब्रदर ने उसे पैसे की वजह से नहीं निकाला था। असल रीजन यह था कि गू बिन ने लाइन क्रॉस कर दी थी और उसके भाई को बिना मर्सी के ऑलमोस्ट डिस्ट्रॉय कर दिया था। गू बिन इसे भी बुलशिट कहता है, क्योंकि उसकी नज़र में उसे तो आखिरकार गार्बेज की तरह ही बाहर फेंका गया था, इसलिए वह फिर अटैक करने आगे बढ़ता है। इंसू पंच फेंकता है, लेकिन इस बार गू बिन मेटल वायर्स से उसकी आर्म्स जकड़ लेता है और उसका हमला रोक देता है। उसी दौरान कहीं एक स्केची एली में जियो अपने आदमी से बात कर रहा था। वह मानता है कि सियोंग आर बहुत डेंजरस वुमन है। उसका आदमी पूछता है, क्या वे आज पार्क को डिस्ट्रॉय करने वाले हैं? जियो हल्की स्माइल के साथ कहता है कि उसे अपने मेन पर इसी डेयरिंग नेचर की वजह से ट्रस्ट है। फिर वह जवाब देता है, सोच सही है, लेकिन आज सही टाइम नहीं है, क्योंकि उसके हिसाब से असल फाइट अभी उनके अपने ग्रुप के अंदर चल रही है, और जब यह गेम खत्म होगा तो उनमें से सिर्फ एक ही विक्टर बनकर निकलेगा। इसीलिए जियो पहले सियोंग एलिम जैसे वीकर पीसेस को डिस्ट्रॉय करना चाहता है। उसका लैकी इस प्लान को परफेक्ट कहता है, क्योंकि इससे उन्हें फायदा ही होगा। और फिर दोनों अपने अपने प्लान पर मूव करना शुरू कर देते हैं। उधर में बैटलफील्ड में गैंग पूरी डिटर्मिनेशन के साथ लड़ती रहती है, कोई पीछे हटने को रेडी नहीं था। तभी गू बिन ग्लव और मेटल वायर का यूज करके इंसू को अपनी तरफ खींच लेता है और फिर एक ऐसा पावरफुल पंच मारता है कि इंसू उड़ता हुआ दूर जा गिरता है। इंसू भी वापस अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन वायर उसकी मूवमेंट्स बिगाड़ देती है। वह ठीक से कोई पंच लैंड ही नहीं कर पाता। मेटल वायर उसकी स्किन में गहराई तक कटने लगती है और जैसे जैसे वह मूव करने की कोशिश करता है, वह उसी में और ज्यादा पूरी तरह लिपटता चला जाता है। लेकिन इंसू वहीं रुकने वालों में से नहीं था। वह डिसाइड करता है कि अगर जख्मी होना भी पड़े तो भी वह यह चांस नहीं छोड़ेगा। इसलिए वह खुद ही गू बिन को अपनी तरफ खींच लेता है। बॉल्दी मुश्किल से डॉज करता है, विकेड स्माइल देता है और कहता है ऐसे क्रैपी मूव्स उस पर काम नहीं करेंगे। फिर वह रिवील करता है कि उसने इंसू का लेफ्ट साइड इसलिए पकड़ा क्योंकि साफ था कि उसका राइट हैंड उतना काम नहीं कर सकता, और उसी ओपनिंग का फायदा उठाकर गू बिन एक क्रिटिकल हिट लैंड कर देता है। लेकिन तभी इंसू को एक बात समझ आती है, गू बिन के अटैक्स इतने प्रिसाइज नहीं हैं, क्योंकि बंधा होने की वजह से वह बेसिकली रैंडम अटैक्स फेंक रहा है। इंसू यही मौका यूज करता है और एक बार फिर गू बिन को अपनी तरफ खींच लेता है। अब उसका मकसद साफ था, पूरी तरह टाइट पलटना। वह अपनी सारी ताकत से हमला करता है, लेकिन बॉल्दी नीचे स्लाइड कर जाता है और वायर को इतनी ताकत से खींचता है कि इंसू दर्द से चीख उठता है। इसी दौरान गू बिन को उनकी पुरानी बातें याद आने लगती हैं, फ्रेंडशिप, लॉयल्टी और एक दूसरे के लिए खड़े रहने की बातें। और वह अंदर ही अंदर हंसता है, क्योंकि उसके हिसाब से जो आदमी खुद को प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहा, वह दूसरों के लिए क्या खड़ा होगा। फिर बॉल्दी फ्रस्ट्रेटेड होकर उस पर इंसल्ट्स बरसाने लगता है और कहता है, वह बुलशिट मत उगल, जिसका मतलब खुद तू भी नहीं समझता। इसके बाद गू बिन बरसों का सारा एंगर निकालते हुए उसे लगातार रैक करता रहता है। असल में गू बिन को फैमिली शब्द से हमेशा नफरत रही थी, क्योंकि उसके लिए फैमिली का मतलब था ऐसे लोग जो सिर्फ आंख में आंख डालने पर उसकी लाइफ और मिजरेबल बना दें, ऐसे लोग जो उसे बिट्रे करें, ऐसे लोग जो शायद उसके मरने पर सेलिब्रेट करें। वह टीवी पर हैप्पी फैमिलीज देखता था और हर बार उसे अपनी हालत और ज्यादा शिटी लगती थी। उसके लिए इंचन भी शुरुआत में कुछ अलग नहीं थी। उसे लगता था
वे लोग बस उसकी हालत पर पिटी कर रहे हैं और केयरिंग होने का एक्टिंग कर रहे हैं। वह उनकी इस फेक काइंडनेस से भी नफरत करता था। लेकिन सबसे वर्स्ट चीज यह थी, नैम ने उसे होप दे दी थी और वही फॉल्स होप उसके लिए सबसे स्कैरी थी। धीरे धीरे वह उस फीलिंग का आदी हो गया, लेकिन आखिर में सब कुछ फिर टूट गया और जो सबसे बुरा होने का डर था वही सच निकला। अब गुबिन की आंखों में सिर्फ रिवेंज जल रही थी। वह इंचन को पूरी तरह डिस्ट्रॉय करना चाहता था, क्योंकि जो कुछ हुआ उसने उसके अंदर बची थोड़ी सी होप तक कुचल दी थी। इतना ही नहीं, बाद में उसने अपने फादर का सामना भी किया और उस शिटी आदमी को मार डालने तक की कोशिश की। लेकिन प्रेजेंट में अचानक इंसू एक ब्रूटल हेडबट मारकर उसकी आंखों के पास जोरदार चोट करता है। फिर वह एक बार और अपॉलॉजी देता है, लेकिन साथ ही साफ कहता है अब गुबिन ने हद पार कर दी है, क्योंकि उसने सिर्फ इंसू को नहीं, उसकी फैमिली को हर्ट करने की कोशिश की है और इसी वजह से अब वह पीछे नहीं हटेगा। अगले ही पल इंसू एक पावरफुल पंच मारता है जो गुबिन को दूर उड़ा देता है। हवा में जाते हुए गुबिन को एक इंपॉर्टेंट बात समझ आती है, वह खुद ही इंसू के ट्रैप में आ गया। डिस्टेंस मेंटेन करने की कोशिश में वह उल्टा उसके और करीब आता चला गया और अब अगर यही चलता रहा तो वह सच में हार जाएगा। इसलिए बॉल्दी फिर से डिस्टेंस बनाने की कोशिश करता है, लेकिन इंसू उसे इतनी आसानी से जाने नहीं देता। वह उसे पकड़ लेता है और एक ब्रूटल एल्बो अटैक से उसके हेड को हिला देता है, फिर लगातार हिट्स मारता रहता है। आखिरकार गुबिन खुद को छुड़ाता है और फिर से डिस्टेंस बना लेता है, लेकिन इंसू एक बार फिर उसे खींच लेता है और एक और क्रेजी पंच जड़ देता है। अब गुबिन के माइंड में सिर्फ एक सवाल चल रहा था, जब वह गायब था क्या इंसू ने ट्रेनिंग की थी, क्योंकि उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वह आदमी इतना स्ट्रॉन्गा कैसे हो गया, जबकि अभी उसकी खुद की बुरी तरह पिटाई हो रही थी। बॉल्दी इस बार खुद को जबरदस्ती काम रखने की कोशिश करता है। वह खुद को दोबारा संभालता है और डिसाइड करता है कि अब सब कुछ दांव पर लगा देगा, क्योंकि उसके लिए उस आदमी से हारना इम्पॉसिबल था जिसे वह अपना बिट्रेयर मान चुका था। इसीलिए गुबिन इंसू को पिन डाउन करने की कोशिश करता है। वह उसे पकड़ता है और सीधे एज से नीचे कूद जाता है ताकि दोनों साथ मर जाए। लेकिन लास्ट मोमेंट पर इंसू एक किनारा पकड़ लेता है और सिर्फ खुद नहीं, वह मेटल वायर को भी पकड़े रहता है ताकि उसका ओल्ड होमी नीचे न गिरे। गुबिन फ्रस्ट्रेशन में चिल्लाकर कहता है उसे छोड़ दे, लेकिन इंसू उसे डांट देता है, चुप रह, अगर वह गिरा तो दोनों मर सकते हैं। गुबिन उसकी बात इग्नोर करता है, क्योंकि उसके लिए बचाए जाने से अच्छा मर जाना था। लेकिन इंसू इस बार जोर से चिल्लाता है अपना बुलशिट बंद कर, और पहली बार गुबिन कुछ पल के लिए चुप हो जाता है। इंसू जानता था कि वह गुस्से में अंधा हो चुका है, फिर भी वह उसे कहता है एक सेकंड के लिए काम हो जा, वरना अगर आज मर गया तो अपनी ये स्टूपिड फाइट्स भी कंटिन्यू नहीं कर पाएगा। गुबिन फिर भी जवाब देने की कोशिश करता है, लेकिन तभी उसकी नजर टपकते हुए ब्लड पर जाती है। इंसू पूरी जान लगाकर उसे पकड़े हुए था, मगर आखिरकार स्ट्रिंग टूटने लगती है और अगले ही पल गुबिन नीचे समुद्र में गिर जाता है। डूबते हुए गुबिन सोचता है शायद उसकी लाइफ का एंड ऐसा ही होना लिखा था। उसे एक अजीब सी सेटिस्फैक्शन भी होती है, जैसे इस तरह की मौत कभी न कभी इनेविटेबल थी। लेकिन तभी इंसू बिना एक सेकंड सोचे खुद भी समुद्र में छलांग लगा देता है और यही बात उस सेल्फिश स्कमबैग को भी शॉक कर देती है। आखिरकार दोनों किसी तरह शॉ तक जिंदा पहुंच जाते हैं। इंसू जेन्युइनली खुश होता है कि उसका ओल्ड होमी बच गया, लेकिन अगले ही पल सब कुछ बदल जाता है। गुबिन शॉक में देखता है उसका अपना फ्रेंड डोंगहुआ बैट से इंसू को नॉक आउट कर देता है। फिर वह आराम से उसकी एफर्ट्स की तारीफ करता है, लेकिन साथ ही कहता है कि उसे पहले से पता था कि बॉल्दी आखिर में कावर्ड की तरह पीछे हट जाएगा। उसी समय जियो और उसके मेन भी सामने आ जाते हैं। अब गुबिन को समझ आता है उसका अपना दोस्त उसे बिट्रे कर चुका है। वह आदमी गुबिन को एक अनरिलायबल विम्प कहता है और फिर कोल्डली बोलता है शायद गुबिन उतना यूजलेस नहीं था आखिर में, इसलिए इस मौके के लिए वह उसका थैंक्स भी करता है। यह सुनकर गुबिन फ्रस्ट्रेशन में चीख उठता है, क्योंकि उसके लिए यह मानना मुश्किल था कि उसका अपना ब्रदर उसे ऐसे धोखा दे सकता है। वह पहले यह मानने की कोशिश करता है कि शायद डोंगहुआ मजबूरी में ऐसा कर रहा है, लेकिन उसका ट्रैश दोस्त उसे सीधा स्टूपिड कह देता है और साफ बोलता है उसे बस पैसे चाहिए। शुरू में गुबिन कुछ पल के लिए ब्लैंक हो जाता है, लेकिन फिर हंसने लगता है और डोंगहुआ को उसकी ग्रीड के लिए कॉल आउट करता है। यह सुनकर रैट कुछ पल के लिए साइलेंट हो जाता है, लेकिन फिर कंट्रोल खोकर बैट से अपने ही दोस्त का चेहरा तोड़ देता है। गुबिन बेहोश होकर नीचे गिर पड़ता है और डोंगहुआ उसे वुस कहकर यह मान लेता है कि फैमिली पर होप रखने की यही सजा उसे मिलनी चाहिए थी। अगले दिन एक सेक्रेटरी भागती हुई सियोंग आर के रूम में पहुंचती है और बताती है वे लोग पूरी तरह जियो के हाथों खेल गए, लेकिन बॉस को यह सब पहले से पता था। वह शांत रहकर मान लेती है कि इस बार उसने मिस्टेक की है, क्योंकि उसके कंपेटिटर से इतना तो एक्सपेक्ट किया ही जा सकता था। सियोंग आर थोड़ी फ्रस्ट्रेटेड तो होती है, लेकिन अगले ही पल वह अपने फिश टैंक की तरफ इशारा करती है
और सेक्रेटरी से कहती है वह उन्हें कभी खाना नहीं देती, फिर भी वे भूख से मरते नहीं। फिर वह एक कोल्ड बात रिवील करती है, भले ही वे सब एक ही ब्रीड के हों, लेकिन वे फ्रेंड्स नहीं हैं। वे या तो विक्टिम्स हैं या फिर प्रेडेटर्स। और उसके हिसाब से ह्यूमंस भी बिल्कुल ऐसे ही हैं, यानी सब एक ही गेम खेल रहे हैं, शिकार या शिकारी बनने का गेम। उधर रात में जियो एक बार में फैंसी डिनर के साथ अपनी विक्ट्री सेलिब्रेट कर रहा था। वह अपने मेन से कहता है कि अब हेजिटेशन छोड़ दें, लेकिन डोंगहर उसे याद दिलाता है कि अभी भी उन्हें प्रोटैगनिस्ट से डील करना है और उसके बड़े प्लान के लिए पूरी गैंग भी गैदर करनी है। यह सुनकर जियो थोड़ा सरप्राइज होता है। उसे उम्मीद नहीं थी कि उसका गून उनके गोल को लेकर इतना पैशनेट होगा। फिर वह मुस्कुराकर कहता है, हाँ, पार्क से जल्द डील करना जरूरी है, लेकिन उस मॉन्स्टर को हराना इम्पॉसिबल है अगर उससे पहले जुनू ओ को हैंडल न किया जाए। यह सुनकर डोंगहुआ कंफ्यूज हो जाता है। तब जियो उसे समझाता है, पार्क जो चाहे करता फिरता है और फिर भी बच निकलता है। क्यों? क्योंकि हर बार उसके पीछे जुनू की बैकिंग खड़ी होती है। जब पार्क अपना काम खत्म करता है तो लॉयर आकर सारा मेस क्लीन कर देता है। यानी अगर जुनू की बैकिंग हट जाए, पार्क बस जंगल में घायल शेर बनकर रह जाएगा। डोंगहुआ तुरंत समझ जाता है कि जुनू कोई छोटा टारगेट नहीं है। जियो भी यही मानता है, लेकिन साथ ही गारंटी देता है कि जुनू को वह खुद हैंडल करेगा। उसके हिसाब से जुनू ने बहुत अग्रेसिवली गेम में एंट्री ली थी और देखते ही देखते वह ह्यूज पेन बन गया। लेकिन जियो को लगता है एक वॉबलिंग बेबी उसके ट्रैप्स से नहीं बच सकता। उसे पूरा कॉन्फिडेंस है कि जैसे ही वह फुल पावर से मूव करेगा, जुनू का करियर खत्म हो जाएगा। दूसरी तरफ जुनू जल्दी एक बिल्डिंग में पहुंचता है जहां उसे शॉकिंग अपडेट मिलती है। सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स डील्स कैंसिल कर रहे हैं। इसका सीधा मतलब था उनकी कंपनी की वैल्यू ज्यादा देर टिकने वाली नहीं। जुनू पूछता है कि रीजन क्या है, लेकिन इन्फॉर्मेंट कहता है कि अभी कुछ क्लियर नहीं है, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटर्स बस शिटी एक्सक्यूजेस देकर पीछे हट रहे हैं। उसे स्ट्रांगली लगता है कि कोई स्ट्रिंग्स पुल कर रहा है ताकि जुनू से रिवेंज लिया जा सके। फिर वह एंग्शियस होकर बताता है उन्हें कल 50 बिलियन वन पे करने हैं और अब टाइम ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है, इसलिए तुरंत डिसीजन चाहिए। यह सुनते ही जुनू समझ जाता है उनके एनिमीज ने पहला वार उसी पर किया है। वह अपने मैन को ऑर्डर देता है कि चेक करो, क्या बैंक्स पेमेंट में हेल्प कर सकते हैं, लेकिन सेक्रेटरी डिसअपॉइंटिंग न्यूज देती है। बैंक्स भी माना कर रहे हैं और रीजन वहां भी अननोन है। अब जुनू खुद मानता है कि उसे अपनी गार्ड डाउन नहीं करनी चाहिए थी। फिर भी वह काम रहने की कोशिश करता है और किसी तरह सलूशन सोचने लगता है। तभी अचानक सियोंग सामने आ जाती है। वह उसका मजाक उड़ाते हुए कहती है, खुद को बिजनेसमैन कहता है और पास में 50 बिलियन कैश भी नहीं है। फिर कैजुअल तरीके से ग्रीटिंग देकर वह बताती है उसके पास वही पैसा है जिसकी जुनू को जरूरत है। जियो को पूरा यकीन था कि उसका एनिमी अभी क्लोज्ड डिस्ट्रीब्यूशन लाइंस की वजह से बुरी तरह स्ट्रेस में होगा, क्योंकि एक्सपेंशन एफर्ट्स के बाद वह पहले ही ऑलमोस्ट खाली हो चुका था। इसीलिए जियो मान बैठता है जुनू अब हार चुका है और उसी कॉन्फिडेंस में वह पार्क को हैंडल करने का काम अपने मैन पर छोड़ देता है। गूंस भी उसके ऑर्डर्स फॉलो करने के लिए रेडी हो जाते हैं। लेकिन तभी अचानक सब कुछ पलट जाता है। जियो को एक वीडियो मिलता है जिसमें वह एक वुमन को अब्यूज कर रहा होता है। वह आदमी फ्रस्ट्रेशन में भर जाता है, लेकिन जैसे ही सेंडर चेक करता है, जियो गुस्से से दांत पीसने लगता है, क्योंकि वह वीडियो सियोंग ने भेजा था। वह बिना टाइम वेस्ट किए तुरंत उसे कॉल करता है। सियोंग आराम से बताती है कि उसने यह सब एक ट्रैप फोन से भेजा है और फिर ताना मारते हुए कहती है ऐसा वीडियो ढूंढना आसान नहीं था जो उसे कंट्रोल में ला सके। वह उसके बाकी क्राइम्स का भी जिक्र करती है और पूछती है इतनी गिरी हुई लाइफ जीते हुए उसे शर्म नहीं आती। फिर चीकी अंदाज में थ्रेटन करती है उसके पास ऐसे और भी वीडियोज हैं और उसके कुछ जर्नलिस्ट फ्रेंड्स शायद इन्हें बड़े काम का समझें। यह सुनकर जियो का खून खौल उठता है, लेकिन वह समहाउ खुद को कंट्रोल करता है और पूछता है उसे आखिर चाहिए क्या। सियोंग बस मुस्कुराती है और कहती है रात में मिलो। रात होते ही जियो एक कंस्ट्रक्शन साइट पर पहुंचता है और अग्रेसिवली पूछता है क्या सियोंग सच में उससे लड़ने के मूड में है। वह हार्श टोन में उसे वार्निंग देता है और याद दिलाता है कि उसके पास भी कुछ डार्क सीक्रेट्स हैं, लेकिन वुमन बस मुस्कुराती रहती है। उसके हिसाब से जियो ने जो किया उसके बाद यह सब डिजर्व करता है। फिर वह कहती है उसके साथ जो आदमी लाई है उसे देखकर शायद जियो डर जाए। तभी अंधेरे से जुनू बाहर आता है, चेहरे पर ऑलमोस्ट ईवल एक्सप्रेशन लिए। जियो उसे देखकर चौंक जाता है और समझ नहीं पाता कि वह यहाँ क्या कर रहा है। उसे लगता है शायद दोनों अपनी फ्रेंडशिप फ्लेक्स करने आए हैं, लेकिन जुनू साफ कहता है ऐसी कोई बात नहीं। वह बताता है कि जियो को यहाँ बुलाया गया है ताकि उसे एक प्रपोजल दिया जा सके। जुनू कहता है असल में वे दोनों एक ही बोट में हैं, इसलिए आपस में लड़ते रहने से बेहतर है थोड़ा चिल करें, क्योंकि जब तक वे एक दूसरे में उलझे रहेंगे कोई तीसरा आदमी साफ बच निकलेगा। जियो तुरंत समझ जाता है कि बात डोंगहो ली की हो रही है।
तब वह जूनू को आगे बोलने देता है। जूनू सीधे मुद्दे पर आता है। क्यों न सब कुछ स्ट्रेट फॉरवर्ड रखा जाए ताकि किसी को बेइज्जती झेलनी न पड़े। उसका आइडिया सिंपल था, एक ऑल आउट वॉर, फिस्ट से और सिर्फ फिस्ट से, लेकिन एक कंडीशन के साथ। जो हारेगा वह डिफीट एक्सेप्ट करेगा और गेम छोड़ देगा। जियो तुरंत उसके चीप ट्रिक को पकड़ लेता है और ताना मारकर पूछता है, क्या जूनू को वायलेंस के अलावा किसी चीज पर कॉन्फिडेंस नहीं है? लेकिन जूनू उसे रॉन्ग कहता है और पूरे कॉन्फिडेंस से जवाब देता है। उसे पावर पर भी भरोसा है, मनी पर भी और बाकी हर चीज पर भी। फिर वह जियो का मजाक उड़ाकर उसी के वर्ड्स यूज करता है ताकि वह और भड़क जाए। आखिरकार जियो रेज में आकर डील मान लेता है। तब जूनू अनाउंस करता है 3 दिन बाद फाइट होगी और जियो जिसे चाहे साथ ला सकता है। जियो गुस्से में दांत पीसता रह जाता है, लेकिन जूनू उसकी यही रिएक्शन सीधा यस मान लेता है और ऑफिस लौटकर विकेट स्माइल देता है। तभी सियोंग एई उससे पूछती है, क्या वह अपनी जीत को लेकर इतना कॉन्फिडेंट है? क्योंकि जिस आदमी से वह भिड़ने जा रहा है वह खुद भी एक आर्मी खड़ी करने में लगा हुआ है। सियोंग एई उसे याद दिलाती है, अगर वह फेल हुआ तो जो कुछ उसके पास है सब खो देगा। लेकिन जूनू यह बात पहले से जानता था। उसके हिसाब से जियो बस अपने पावरफुल गूंस का यूज करके विक्ट्री छीनने की कोशिश करेगा। फिर भी जूनू को कॉन्फिडेंस था। नंबर्स का कोई मतलब नहीं जब तक वे सबचन सू के लेवल पर फाइट न कर सकें। ऐसे मॉन्स्टर के खिलाफ जैसे पार्क। तभी चॉय जल्दी में वहां पहुंचती है और बताती है कि वह पार्क से कांटेक्ट नहीं कर पा रही। यह सुनकर जूनू शॉक हो जाता है, लेकिन फिर उसे याद आता है कि कुछ दिन पहले पार्क ने स्ट्रॉन्गर बनने की अपनी इच्छा जताई थी। तब जूनू डिसाइड करता है वह खुद जाकर पार्क को ढूंढेगा, क्योंकि उनके पास तैयारी के लिए सिर्फ 3 दिन बचे हैं। चॉय घबराकर पूछती है, घर पक तब भी नहीं मिला तो? लेकिन जूनू इसे स्ट्यूपिड क्वेश्चन कहता है, क्योंकि उसके मुताबिक वह फाइट करने का डिसीजन पहले ही ले चुका है। उधर डोंग हायुन थोड़ा हेजिटेंट था, क्योंकि वह नहीं चाहता था कि वे हार जाए। लेकिन जूनू कहता है, अगर पार्क और इंसू दोनों आउट ऑफ रीच हैं तो क्या डोंग हायुन अकेला सारे गूंस को रोक पाएगा? तब रेडहेड मुस्कुराता है और याद दिलाता है, उनके पास इस काम के लिए एक और आदमी भी है। जूनू पहले कंफ्यूज हो जाता है, लेकिन चॉय तुरंत समझ जाती है कि वह किसकी बात कर रहा है। फिर वह डोंग हायुन के साथ सीधे कन्वीनियंस स्टोर पहुंचती है और लव बॉय से फाइट ज्वाइन करने को कहती है। और जैसा एक्सपेक्टेड था, वियर्डो बिना एक सेकंड गनवाए मान जाता है। दूसरी तरफ एक लॉकर रूम में जियो का आदमी कोरियन एथलीट्स को इकट्ठा करता है। वह उन्हें याद दिलाता है जो लाइफ वे जी रहे हैं, जो स्टेडियम्स, ट्रेनिंग और फ्री एजुकेशन उन्हें मिल रही है, वह सब एसकेएस एंटरटेनमेंट की स्पॉन्सरशिप की वजह से है। अब उसके हिसाब से उन्हें भी पहली बार अपनी वर्थ प्रूव करनी चाहिए। वह कहता है वे लकी हैं कि उन्हें ऐसे आदमी के सामने खुद को साबित करने का मौका मिल रहा है जो उन पर इतना पैसा खर्च कर रहा है। उधर डोंगहर भी अपने गूंस को गैदर करता है और कहता है, भले ही सिचुएशन कितनी भी डेस्परेट और शिटी हो, फिर भी वे अनस्टॉपेबल हैं। फिर वह अनाउंस करता है, स्टेडियम में वे सबको अपनी असली वर्थ दिखाएंगे। अब दोनों साइड्स के लीडर्स अपने अपने मेन को ऑर्डर्स फॉलो करने को कहते हैं। सीन फिर शिफ्ट होता है हॉस्पिटल की तरफ। वहां गू बिन आखिरकार होश में आता है और सामने इंसू को देखकर सरप्राइज हो जाता है। इंसू हल्की स्माइल के साथ कहता है कि वह बस उसकी पैथेटिक हालत देखने आया है। गू बिन गुस्सा हो जाता है, लेकिन तभी उसे याद आता है कि ड्राउनिंग के टाइम इंसू ने उसे बचाने के लिए कितनी जान लगा दी थी। वह चुप हो जाता है और सिर्फ इतना कहता है, बस यहां से चला जा। इंसू कहता है कि वह जाने ही वाला था, लेकिन फिर अचानक रुककर उसे बियर पर चलने का इनवाइट देता है। बाद में वह गू बिन को बताता है, गांग अब पहले से बेटर कर रही है। अब गूंज हार्ड वर्क कर रहे हैं, ट्रेड सीख रहे हैं और पार्ट टाइम जॉब्स भी कर रहे हैं। इंसू यह भी बताता है, अब उनके पास पहले से बड़ा घर है और उसमें एक एम्प्टी रूम भी बचा हुआ है। फिर वह एक बार फिर गू बिन को बियर के लिए बुलाता है और उम्मीद करता है कि वह सच में आएगा। लेकिन गू बिन अब भी उसकी इस पूरी एक्ट को सिर्फ बुलशिट ही कहता है। जूनू पूरी कोशिश में लगा रहता है कि किसी तरह पार्क को लोकेट कर सके और आखिरकार उसे खबर मिलती है कि पार्क को माउंटेन के टॉप वाले जंगल एरिया के आसपास देखा गया था। वह खुद वहां पहुंचता है, लेकिन ऊपर चढ़ना ही उसके लिए ऑलमोस्ट टॉर्चर बन जाता है। किसी तरह टॉप तक पहुंचकर वह मन ही मन सोचता है, पार्क के पास इस सब के लिए बहुत अच्छी एक्सक्यूज होनी चाहिए। तभी वह आगे बढ़ते हुए किसी के ट्रेनिंग की आवाज सुनता है और फिर फाइनली उसे पार्क मिल जाता है। जूनू उसे आवाज देता है, लेकिन हमारा बॉय उसकी तरफ देखता तक नहीं। वह बस सामने रखी ब्रिक्स के ढेर पर पंचेज मारता रहता है। जूनू आखिरकार सांस संभाल कर उसे याद दिलाता है उसके पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं जिन्हें डील करना जरूरी है। लेकिन प्रोटैगनिस्ट उसकी बात पूरी तरह इग्नोर कर देता है और फिर अपनी सारी ताकत लगाकर एक ब्रूटल पंच फेंकता है, इतना पावरफुल कि सारी ब्रिक्स टुकड़ों में बिखर जाती हैं। यह देखकर जूनू तक कुछ पल के लिए स्पीचलेस रह जाता है, क्योंकि पार्क की पावर अब सच में बीस्ट जैसी लग रही थी। सीन फिर स्टेडियम की तरफ जाता है।
वहां सियोंग एई को डाउट होने लगता है कि शायद पार्क अब आएगा ही नहीं, लेकिन चॉय उसे बताती है जुनू पार्क को लोकेट कर चुका है, तो चांस है कि वह इस मेस के खत्म होने से पहले पहुंच जाए। तभी अचानक स्टेडियम की लाइट्स ऑन हो जाती हैं और सामने का दृश्य देखकर चॉय एंग्शियस स्माइल देती है, क्योंकि उसके सामने थी जियो की गरिलर्स जैसी हुजे आर्मी। जियो कॉन्फिडेंटली कहता है कि वह अपने जरूरी गूंज साथ लाया है और फिर पूछता है पार्क अब तक कहाँ है। उसे ऑलमोस्ट डिसअपॉइंटमेंट होती है कि इतना सारा हैसल उठाकर उसे आखिरकार एक ऑलमोस्ट एपैथेटिक गैंग का सामना करना पड़ रहा है। उधर जियोंगहोन नर्वस होकर कहता है कि मेन की संख्या उसकी एक्सपेक्टेशन से थोड़ी ज्यादा है, लेकिन डोंग हायोन उसे तुरंत डांट देता है कि इतना विम्पी बनने की जरूरत नहीं। लव बॉय उसकी बात समझता है, लेकिन फिर भी कहता है कि सामने वाले लोग सीरियसली डेंजरस लग रहे हैं, खासतौर पर डोंग वाई और वह ट्रैकसूट वाला आदमी। इसके उलट डोंग हायोन के चेहरे पर सिर्फ एक्साइटमेंट थी। वह कॉन्फिडेंटली कहता है आज उसका लकी डे है, क्योंकि अब फाइनली उसे अपनी स्ट्रेंथ टेस्ट करने का मौका मिल रहा है। और वह कैजुअली रिवील करता है उसे ऐसे पंचिंग बैग्स पसंद हैं जो वापस फाइट करें। यह सुनकर जियोंगहोन भी मुस्कुरा देता है और उसे वर्दी राइवल कहता है। फिर वह इवन मोर मोटिवेटेड हो जाता है चॉय के प्यार के लिए। वह रेडहेड को चैलेंज करेगा। दोनों अपनी फाइटिंग स्टैंस ले लेते हैं और क्लियरली रेडी हो जाते हैं। उधर जियो को लगने लगता है कि ये लोग उसे अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं, इसलिए वह सोचता है चलो देखते हैं प्रोटैगनिस्ट के बिना ये लोग कितना कर पाते हैं। वह सीधा उन्हें चैलेंज देता है अपना पूरा बेस्ट दिखाओ, और बस फिर उसके गूंज वेपन्स हाथ में लेकर जुनू की साइड पर टूट पड़ते हैं। डोंग हायोन गैंग को वॉर्न करता है यह फाइट शायद पूरी रात चले। तभी एक आदमी पीछे से रेडहेड पर स्नीक करने की कोशिश करता है, लेकिन जियोंगहोन चिल्लाकर उसे दक करने को कहता है और अपनी किक्स से उस आदमी को एफर्टलेसली रेक कर देता है। अब डोंग हायोन और लवर बॉय एक साथ आगे चार्ज करते हैं और अपनी इंसेन टेक्निक्स से एक के बाद एक मैन को डिस्ट्रॉय करने लगते हैं। दोनों साथ में लगभग अनस्टॉपेबल दिख रहे थे। फिर भी लवर बॉय अपने होमी को वॉर्न करता है सावधान रहो, क्योंकि चारों तरफ से अटैक आ रहा है। रेडहेड कामली कहता है कि जब भी कोई वॉर में उतरता है उसे कुछ बार पिटने के लिए रेडी रहना ही पड़ता है। वह जियोंगहोन की हेल्प अप्रिशिएट तो करता है, लेकिन साथ ही साफ कर देता है इतनी सी मदद के बाद उसे लेक्चर देने का हक नहीं मिल जाता। लव बॉय बस मुस्कुरा देता है और कहता हैगला वाला अटैक भी बिना कंप्लेन किए संभालना। उधर सियोंग एई सामने की फाइट देखकर थोड़ी डिसअपॉइंटेड होती है, क्योंकि जियो जो गैंग लाया था वह उसकी उम्मीद से वीक लग रही थी। लेकिन फिर वह वरी करना छोड़ देती है और मानती है पार्क के बिना भी ये लोग काफी कुछ अचीव कर रहे हैं। तभी चॉय उसे याद दिलाती है एक सेकंड में सब बदल सकता है, असल फाइट तो अभी शुरू भी नहीं हुई। और फिर वह इशारा करती है गैंग लीडर्स की तरफ, क्योंकि अब असली चालें वहीं से चलनी शुरू हो रही थीं। बॉन्जंग की नजर अचानक डोंगवाली पर पड़ती है और उसे तुरंत याद आता है इंसू ने बताया था कि गूबिन को इसी आदमी ने बैकस्टैब किया था। सब लोग हमेशा डोंगवर को गूबिन का साइड किक समझते रहे, लेकिन किसी को पता नहीं था कि वह चुपचाप अपना अलग खेल पका रहा था। इंसू ने यह भी कहा था अगर गूबिन और डोंगवर दोनों सच में ऑल आउट चले जाते तो शायद गूबिन अपनी जीत को लेकर शुर नहीं होता। असल में डोंगवर जानबूझकर स्टैंड आउट नहीं करता था ताकि उसके हाथ क्लीन रहें। उसे गूबिन की गलिबल नेचर का पता था, इसलिए उसने उसे एक डिस्पोजेबल टूल की तरह यूज किया और उसी के दम पर बहुत कुछ आसानी से हासिल भी कर लिया। इसीलिए इंसू ने बॉन्जंग को वॉर्न किया था उस साइकोपैथ से सावधान रहना जो खुद के अलावा किसी की परवाह नहीं करता। तभी अचानक लव बॉय के पेट में एक ब्रूटल किक पड़ती है। वह दांत भींचकर रेडहेड से कहता हैब से अपना बैक खुद कवर करना। डोंग हायोन भी तुरंत जवाब देता है वह अपना काम खुद देख ले, क्योंकि वह अभी डोंगवर को तोड़ने में बिजी है। उसके अंदर गूबिन के बिट्रेयल का गुस्सा उबल रहा था, इसलिए बिना हेजिटेशन वह डोंगवर पर एक भारी किक मारने जाता है। लेकिन डोंगवा पूरी तरह काम रहता है और उसकी ओवर कॉन्फिडेंस पर उसे स्टूपिड तक कह देता है। फिर वह एक गून को पकड़ता है और मीट शील्ड की तरह इस्तेमाल करके डोंग हायोन की किक बचा लेता है। यह देखकर रेडहेड तक कुछ पल के लिए स्पीचलेस रह जाता है और उसी ओपनिंग का फायदा उठाकर डोंगहो एक स्ट्रॉन्ग ब्लो मार देता है। अब डोंग हायोन ब्लीड करने लगता है, इतना कि उसे ठीक से दिखना भी मुश्किल हो जाता है। वह फ्रस्ट्रेशन में दांत पीसता है, लेकिन डोंगवर कोल्डली कहता है ऐसी फेयर फाइट वाली बातें अपने क्लोज लोगों के साथ करना, क्योंकि वह उसकी गैंग का हिस्सा नहीं है। और अगर वह यहाँ फेयर फाइट ढूंढने आया है तो इस बार वह खुद को बचा नहीं पाएगा। तभी कुछ गूंज पीछे से डोंग हायोन को पकड़ लेते हैं और डोंगवा आगे बढ़कर उसकी लाइफ खत्म करने जैसा वार करता है। वह रेडहेड पर एक हैवी ब्लो डे मारता है। इसे देखकर एथलीट और उसके गूंज कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। उन्हें लगता है फाइट अब प्रैक्टिकली खत्म है, क्योंकि अगर डोंग हायोन गेम से बाहर हो गया तो उसकी जगह लेने वाला अब कोई नहीं है। दूसरा एथलीट हंसते हुए कहता है कि वार्म अप तक ठीक से नहीं मिला, और यही बात उसे सबसे ज्यादा डिसअपॉइंटिंग लग रही है। लेकिन तभी माहौल पूरी तरह बदल जाता है।
जियोंगहोन और रेडहेड अपनी पूरी ताकत से गूंज को रोकने की कोशिश कर रहे होते हैं और उसी बीच अचानक स्टेडियम के दौर खुलते हैं। एक ही पल में सबकी नजरें उधर मुड़ जाती हैं क्योंकि आखिरकार प्रोटैगनिस्ट एंट्री ले चुका था और इस बार वह साफ रेडी था। सको डिस्ट्रॉय करने के लिए उसकी सिर्फ मौजूदगी ही इतनी टेरिफाइंग थी कि लो लेवल गूंज तक एक कदम आगे बढ़ाने की हिम्मत नहीं कर पाए। उनके लिए ऐसा लग रहा था जैसे सामने कोई इंसान नहीं, एक जंगली टाइगर खड़ा हो। डोंग एगी चिल्लाकर सबको ऑर्डर देता है, घूरना बंद करो और उसे खत्म कर दो। तब सारे मैन डर के बावजूद अपनी हिम्मत जुटाकर पार्क की तरफ टूट पड़ते हैं। लेकिन उससे पहले स्टोरी कुछ दिन पीछे जाती है। पार्क के फादर ने ब्रिक्स जमा करके उसे समझाया था। अब तक उसके पंचेज एक हमर की तरह थे, यानी वह बॉडी मूवमेंट और डेंस मसल्स की ताकत से सीधा भारी इंपैक्ट डाल रहा था। लेकिन उसके फादर ने साफ कहा, किसी वर्दी अपोनेंट को हराने के लिए सिर्फ ब्रूट फोर्स काफी नहीं होगी। फिर उन्होंने एग्जाम्पल देते हुए पूछा, अगर एक वॉल तोड़नी हो तो कैसे तोड़ोगे? और जवाब भी खुद ही दिया। उन्होंने अपनी सारी ताकत एक छोटे पॉइंट पर फोकस की और पंच मारा। उनका वार सिर्फ सरफेस पर नहीं रुका, सीधा वॉल के कोर तक घुस गया और पीछे की तरफ टूटन पैदा कर दी। यही असली टेक्निक थी उनके मुताबिक। अगर पार्क यह सीख गया तो वह अनस्टॉपेबल बन सकता है। और अब प्रेजेंट में पार्क को अपने फादर की सारी बात पूरी तरह समझ आ चुकी थी। फिर वह वही टेक्निक यूज करता है और एफर्टलेसली एक साथ कई गूंज को डिस्ट्रॉय कर देता है। यह देखकर एथलीट तुरंत बाकी गूंज को पीछे बुलाता है और खुद पार्क पर किक मारता है। उसे लगता है कि ये लैकीज तो प्रोटैगनिस्ट के लिए वार्म अप के लायक भी नहीं है। पार्क उसकी किक ब्लॉक कर लेता है, लेकिन तभी दूसरा गरिलर एथलीट जंप इन करता है और उसे पिन डाउन करने की कोशिश करता है। फिर जैवलिन एक्सपर्ट आता है और पार्क को उड़ा देता है। फिर भी हमारा बॉय सेफ तरीके से अपने फीट पर लैंड करता है और मानता है इनके ब्लोज सच में हैवी हैं। एथलीट अब पार्क के बारे में सुनी गई हर बात को पूरी तरह बुलशिट कहता है। वह मानता है कि वीक गूंज के खिलाफ शायद पार्क अपर हैंड ले ले, लेकिन रियल एथलीट्स के सामने जो लिटरली हर चीज के लिए बॉडी ट्रेन करते हैं, पार्क जैसा वीकलिंग जीत ही नहीं सकता। पार्क फिर अटैक करता है, लेकिन वह एथलीट की स्पीड के साथ पेस नहीं रख पाता। वह फिर से बुरी तरह हिट होता है और जैसे ही सामने वाला उसे खत्म करने के लिए बढ़ता है, पार्क अपनी सीखी हुई टेक्निक से एक हैवी पंच फेंकता है। यह देखकर चॉय तक शॉक्ड हो जाती है कि पार्क एथलीट के अगेंस्ट ओवरपावर हो रहा है। लेकिन एथलीट सीरियसली फाइट करने के बावजूद उसे फिर स्लो कहता है और उसके अटैक को डॉज कर देता है। फिर वह नी स्ट्राइक मारता है और पार्क को लगातार डिस्ट्रॉय करता रहता है। यहीं पर पार्क एक फैसला लेता है, वह सीखे हुए रूल्स को इग्नोर करेगा। वह आखिरी किक डॉज करता है और फिर एक टेरिफाइंग पंच लैंड करता है जो एथलीट के फेस को हिला देता है। यह देखते ही बाकी लोग नोटिस करते हैं, पार्क की मूवमेंट्स अचानक बदल गई हैं। उन्हें लगने लगता है कि उसने स्ट्रैटेजी स्विच कर दी है। फिर भी वे अब भी कन्विंस्ड हैं कि आउटकम नहीं बदलेगा। अगले ही पल उनमें से एक उसके माउथ पर ब्रूटल नी स्ट्राइक मारता है और बाकी लोग उसकी आर्म पकड़कर रोक लेते हैं ताकि एक और फाइटर सीधे उसके फेस पर किक मार सके। हमारा बॉय जोरदार हिट खाकर सीधा दूर जा उड़ता है और कुछ पल के लिए पूरा स्टेडियम शॉक में जम जाता है, क्योंकि इतनी मार खाने के बाद भी वह अब भी खड़ा था। अब उसके अपोनेंट्स भी आखिरकार उसकी स्ट्रेंथ को एक्नॉलेज करते हैं। वे मानते हैं कि फॉर्मल मार्शल आर्ट्स ट्रेनिंग न होने के बावजूद पार्क सच में मॉन्स्ट्रस लेवल पर पावरफुल है। लेकिन फिर भी उनकी सोच यही थी, उनके बीच का गैप छोटा सही, मगर कंपटीशन की दुनिया में इतना गैप ही जीत और हार तय करने के लिए काफी होता है। फिर पार्क को एक और हिट पड़ती है, लेकिन इस बार उसका पेशेंस पूरी तरह खत्म हो जाता है। अचानक वह आगे बढ़कर इतना ब्रूटल हेडबट मारता है कि सामने वाला लगभग बेहोश हो जाता है और फिर साफ कह देता है अब वह खेलना बंद कर चुका है। इसके तुरंत बाद वह सिर पर एक विशस एल्बो स्ट्राइक मारता है और बैटल का मोमेंटम पूरी तरह पलट देता है। तभी गरिलर वाला फाइटर बीच में दखल देने आता है, लेकिन पार्क उसे सीधी रॉ फोर्स से ओवरपावर कर देता है। वह आदमी विजिबली शॉक में था, क्योंकि डायरेक्ट स्ट्रेंथ कॉन्टेस्ट में वह खुद हार रहा था। फिर फेस पर एक और पंच खाने के बाद वह लड़खड़ाने लगता है और लगभग गिर ही पड़ता है। अब उसे साफ समझ आने लगता है एक और क्लीन हिट उसका गेम खत्म कर सकती है। उसी मोमेंट जाइवू फ्रस्ट्रेशन में चिल्ला उठता है। वह गुस्से से पूछता है, प्रोफेशनल एथलीट्स एक ऐसे आदमी से कैसे स्ट्रगल कर रहे हैं जिसके पास फॉर्मल फाइटिंग स्किल्स तक नहीं है? फिर वह उन्हें सीधी वार्निंग देता है, अगर वे हार गए तो फ्यूचर सपोर्ट और स्पॉन्सरशिप भूल जाए। अब स्टेक्स पहले से भी ज्यादा बढ़ चुके थे। एथलीट खुद भी समझ नहीं पा रहा था कि एमसी आखिर इतना स्ट्रांग कैसे हो सकता है। उसने अपनी पूरी लाइफ ट्रेनिंग में लगा दी, फिर भी उसे महसूस हो रहा था कि वह पार्क के लेवल तक पहुंच ही नहीं पाया। आखिरकार उसे मानना पड़ता है पार्क सच में टेरिफाइंगली स्ट्रांग है। तब तीनों फाइटर्स एक साथ अटैक करने का फैसला करते हैं। उनमें से एक को लास्ट सेकंड पर कुछ गलत होने का एहसास होता है, लेकिन रिएक्ट करने से पहले ही हमारा बॉय सीधा उसके माउथ पर एक क्रशिंग पंच जड़ देता है।
जैसे ही वह फाइटर होश खोने लगता है, उसके माइंड में उसका पास्ट फ्लैश होने लगता है। वह कभी कोरिया के सबसे बड़े होप्स में से एक माना जाता था 100 मीटर स्प्रिंट में। लेकिन प्रॉब्लम यह थी, स्प्रिंटिंग पॉपुलर स्पोर्ट नहीं था, इसलिए उसे कभी प्रॉपर सपोर्ट नहीं मिला। वह चाहे जितनी मेहनत कर ले, उसका एथलेटिक फ्यूचर हमेशा अनसर्टन ही लगता था। अगर स्पॉन्सरशिप मिल जाती तो उसकी और उसके टीममेट्स की लाइफ बदल सकती थी। उन्हें खुद को प्रूव करने का एक रियल चांस मिल सकता था। और यही वजह थी कि आखिरकार वे लोग जीवू के लिए काम करने लगे, क्योंकि जीवू उनके डर्टी वर्क के बदले बहुत जेनरसली रिवॉर्ड देता था। वेल्थ, लक्शरी, ब्लैक कार्ड्स और पावरफुल बैकिंग तक। शुरुआत में उसने खुद को यही समझाया था कि जो वह कर रहा है वह थोड़ा ह्यूमिलिएटिंग जरूर है, लेकिन ड्रीम के लिए यह कीमत शायद फिर भी वर्थ इट थी। लेकिन थोड़ी ही देर बाद वह एथलीट एक बिटर ट्रूथ फेस करता है। उसके टीममेट्स पहले ही जमीन पर पड़े थे, पूरी तरह रेक्ट, और तभी आखिरकार उसके दिमाग में असली बात बैठती है। उसकी फेलियर की वजह ना उसकी सिचुएशन थी, ना सपोर्ट की कमी। जिन चीजों को वह हमेशा ब्लेम करता रहा, असल में वे सिर्फ एक्सक्यूजेज थीं, अपने ही लिमिट से भागने के एक्सक्यूजेज। और यही सच उसे अंदर तक थप्पड़ की तरह लगता है। अगले ही पल वह फाइनली ब्लैकआउट हो जाता है, लेकिन गिरने के बाद भी उसे पीस नहीं मिलती, क्योंकि कलैप्स होते ही एक और हिट पड़ती है। अजीब बात यह थी कि एब्सोल्यूट रॉक बॉटम पर पहुंचकर उसे एक स्ट्रेंज रिलीफ फील होने लगता है। हालांकि उसी मोमेंट उसे खुद पर थोड़ा बेवकूफ होने का एहसास भी होता है। तभी अचानक वह ब्लॉन्ड गाय गुस्से में स्टॉर्म करता हुआ आता है और इतनी आसानी से गिर जाने पर उसे किक मार देता है। फिर चिल्लाने लगता है, इतना पैसा झोंका गया और रिजल्ट यह निकला, उठो और फाइट जारी रखो। लेकिन इस बार हमारा बॉय यह नॉनसेंस सहता नहीं। अचानक वह खुद जयवू को किक मार देता है और उसे पूरी तरह ऑफ गार्ड पकड़ लेता है। एक सेकंड के लिए हर कोई स्तंद रह जाता है। एथलीट तक कंफ्यूज हो जाता है, क्योंकि अचानक उसकी बीटिंग रुक गई थी। उधर स्टैंड्स में बैठी व्हाइट हेड गर्ल यह सब देखकर हंसने लगती है। अब ब्लॉन्ड गाय खुद जमीन पर पड़ा था। तभी प्रोटैगनिस्ट उसे बालों से पकड़ लेता है और साफ कहता है, कहीं भी यह तय नहीं हुआ था कि उसे खुद हिट नहीं किया जा सकता। उसके समझने से पहले ही एक और पंच सीधा उसके माउथ पर पड़ता है। उधर दूसरी तरफ में फाइट अब भी जारी थी। किम बुरी तरह पिट चुका था, लेकिन सामने वाला भी कोई बेहतर हालत में नहीं था। अब डोंगवर को समझ आने लगता है कि गेम खत्म हो चुका है। एक फाइटर उसके बचे हुए एलाइज को साफ कर रहा था, दूसरा पहले ही डाउन था, और अब अगर समहाउ रेडहेड को भी गिरा दिया जाए तब भी कुछ नहीं बदलने वाला। कोई और रास्ता न देखकर आखिरकार वह घुटनों पर बैठ जाता है और टैप आउट कर देता है। लेकिन डोंग हायुन बस उसे घूरता है और फिर सीधे उसके माउथ पर किक मार देता है। यहां तक कि सरेंडर के बाद भी पनिशमेंट रुकती नहीं। रेडहेड उसे स्ट्रेट अप कहता है वह पैथेटिक है और वर्थलेस भी। वापस जीवू की तरफ अब उसकी हालत और खराब हो जाती है। पंच पर पंच पड़ते हैं और वह लिटरल रैग डॉल की तरह इधर उधर फेंका जाता है। बाकी लोग डिसबिलीफ में देखते रह जाते हैं कि पार्क उसी इंटेंसिटी से उसे पीटता जा रहा है जो उसने पूरी फाइट में दिखाई थी। जाइवू डेस्परेटली उनकी अर्लियर बेट का सहारा लेने की कोशिश करता है। वह इंसिस्ट करता है पार्क उसे हिट नहीं कर सकता क्योंकि यह सपोजिडली डील का हिस्सा था। लेकिन प्रोटैगनिस्ट कोल्डली जवाब देता है उसने उस बेट के बारे में सुना है, पर उसने खुद कभी उसे अग्री नहीं किया। अब सच में डरकर ब्लॉन्ड गाय उससे रुकने की भीख मांगने लगता है। एक पल के लिए प्रोटैगनिस्ट ठहरता है, क्योंकि उसे अपने डैड की बात याद आती है। उसके फादर ने कहा था, जो सच में स्ट्रांग होता है वह उस इंसान को लगातार नहीं मारता जो वापस लड़ना ही नहीं चाहता, क्योंकि रिस्ट्रेंट भी रियल स्ट्रेंथ का हिस्सा है। लेकिन जीवू अपनी मर्सी की आखिरी चांस खुद ही बर्बाद कर देता है। रुकने की जगह वह फिर से पार्क को थ्रेटन करने लगता है। वह वार्निंग देता है अगर पार्क ने एक कदम और बढ़ाया तो वह अपने क्रेजी कनेक्शंस से उसकी पूरी लाइफ बर्बाद कर देगा। यह सुनते ही हमारा बॉय एक चिलिंग स्माइल देता है और डिसाइड कर लेता है जब सामने वाला अब भी लड़ने की बात कर रहा है तो लेसन अभी खत्म नहीं हुआ। अगले ही पल वह ऐसा पंच मारता है कि जीवू उड़ जाता है। ब्लॉन्ड गाय किसी तरह उठता है, दीवार पार करके भागने लगता है और भागते भागते भी धमकियां देता रहता है, बस वेट करो, वह उसका फ्यूचर डिस्ट्रॉय कर देगा। लेकिन उससे पहले कि वह दूर जा पाए, प्रोटागोनिस्ट अचानक उसके बिल्कुल पीछे अपीयर हो जाता है। चुपचाप उसे देखने का अंदाज ही इतना टेरिफाइंग था कि सीन और भी डार्क लगने लगता है। फिर एक और ब्रूटल पंच पड़ती है और जीवू फिर से उड़ जाता है। हमारा बॉय कामली उसकी तरफ बढ़ता है, लेकिन तभी एक बेसबॉल उसके सिर के पास से सीटी मारती हुई निकलती है। पता चलता है कि जीवू ने एक पिचिंग मशीन पकड़ ली है और लगभग 300 km/h की स्पीड से बॉल्स फेंकना शुरू कर दिया है। फिर भी पार्क हर सिंगल शॉट ऐसे डॉज करता है जैसे कुछ हो ही नहीं। ब्लॉन्ड गाय डिसबिलीफ में जड़ हो जाता है और फिर प्रोटैगनिस्ट वॉल से बाउंस लेकर सीधे उसे मशीन पर हेड फर्स्ट दे मारता है। अब एड्रेनलिन उतरने लगती है और उसी के साथ जाइवू को अपनी सारी इंजरीज एक साथ फील होने लगती हैं। पूरा शरीर दर्द से भर जाता है और पहली बार
उसे असली डर महसूस होता है। अब उसके माइंड में बस एक ही बात है, किसी तरह सरवाइव करना है। डर के मारे वह पागलों की तरह अपॉलॉजी देने लगता है। तब पार्क अपना हाथ उसके मुंह में ठूंसते हुए आखिरी बार पूछता है, अब भी लड़ना है? इस बार जीवू तुरंत टूट जाता है और कसम खाकर कहता है कि अब वह डन है। लेकिन यह सुनने के बाद भी पार्क उसे बालों से पकड़कर ऊपर खींच लेता है। उधर अरीना के बाहर हारे हुए फाइटर्स धीरे धीरे उठने लगते हैं और तभी जनवू वहां पहुंचता है, ठीक उस मोमेंट जब जीवू हवा में हेल्पलेस लटक रहा होता है और इसी के साथ उसकी साइड जीत सिक्योर कर लेती है। इसके बाद स्टोरी कट होती है। एक दूसरी जगह पर ली डोंग हो शांति से सामने आता है, अपने ग्लासेस उतारता है और रिवील करता है सब कुछ एग्जैक्टली प्लान के मुताबिक चल रहा है। फिर कहीं और रायन चंसू के पास आता है और कहता है अब टाइम आ चुका है। और फिर सीन एक बार फिर शिफ्ट होता है, जहां ली रायन से बात कर रहा होता है। वह कहता है उसे बाकी लोगों से वैसे भी ज्यादा उम्मीद कभी नहीं थी, क्योंकि चाहे वे हार्फ ब्रदर्स हों फिर भी ब्रदर्स ही हैं। और जहां रायन खुद सक्सीड नहीं कर पाया, वहां उनके सक्सीड करने का सवाल ही नहीं उठता। इस पार्ट में ली बाकी सबको सीधा ट्रैश कर देता है। उसके हिसाब से बाकी लोग हर चीज को सिर्फ मनी से सॉल्व करना चाहते हैं। वह व्हाइट हेरेड गर्ल को लेकर कहता है वह बस अपने कैश पर टिकी हुई है, और जयवू को लेकर उसका और भी हार्श ओपिनियन है, क्योंकि उसके मुताबिक जयवू ने ऐसे एथलीट्स खरीद लिए जिनका रियल फाइटिंग से वैसे भी कोई लेना देना नहीं था। ली की नज़र में ये सब लोग क्लियरली स्ट्रेट नहीं सोच रहे। फिर वह अपना असली पॉइंट रखता है, रियल पावर धीरे धीरे बिल्ड हुई कॉन्फिडेंस से आती है, और जब उस कॉन्फिडेंस में फियर भी मिक्स हो जाए तो नेचुरली साइकोलॉजिकल डोमिनेंस पैदा होती है, और आखिर में असल जीत हार वही तय करती है। फिर सीन उसके पूरे आर्मी को दिखाता है, जब वह पूरे कॉन्फिडेंस से कहता है आखिर में लड़ाई वही लोग लड़ेंगे। उसे पूरा यकीन है कि नेक्सस को इतने बड़े स्केल पर डिस्ट्रॉय करने के बाद रायन के पास अब शायद कोई फ्रेश आइडिया बचा ही नहीं होगा। लेकिन डार्क हेरेड गाय बस चुपचाप उसे घूरता रहता है और वही साइलेंस क्लियर कर देता है। असल फाइट अभी बाकी है। फिर ली अपना ऑपरेशन शुरू कर देता है और उसके सारे सोल्जर्स तुरंत उसके ऑर्डर्स पर मूव करने लगते हैं। बहुत जल्दी एक बात साफ हो जाती है, ये लोग एवरेज फाइटर्स नहीं हैं। दूसरी तरफ सीन शिफ्ट होता है जन्मू प्लेस पर। वहां चॉय इरिटेशन में पूछती है सियोंग आर यहाँ क्या कर रही है? यह सुनकर व्हाइट हेरेड गर्ल उसे वल्गा कह देती है, क्योंकि उसके आने के बाद से चॉय लगातार उससे भिड़ रही थी। चॉय तुरंत अफेंड हो जाती है, लेकिन इससे पहले कि बात और बिगड़े जनवू बीच में आ जाता है। वह सबको काम रहने को कहता है और क्लियर करता है अब सियोंग आर उनकी साइड में है। सिर्फ इतना ही नहीं, वह पहले ही उनकी मदद कर चुकी है, और ली के बारे में रियल इंपॉर्टेंट जानकारी रखने वाली शायद अकेली वही है। फिर व्हाइट हेयर्ड वुमन अपना रीजन भी बताती है। वह कहती है उसने जनवू को बेहिसाब पैसा लोन दिया है, इसलिए अब वह बैठकर उन्हें फेल होते नहीं देख सकती। यह सुनते ही चॉय के कान लिटरली खड़े हो जाते हैं। वह तुरंत पूछती है क्या यह सच है, क्योंकि अब उसे जेन्युइनली क्यूरियोसिटी हो रही थी कि यह वुमन आखिर कितनी रिच है। और फिर सियोंग आर कैजुअली बोलती है उसके पास जनवू से भी थोड़ा ज्यादा कैश है। बस यह सुनते ही चॉय का पूरा टोन बदल जाता है। वह कूल बनने की कोशिश करते हुए उसे टीम में वेलकम कर देती है, लेकिन सबको साफ दिख रहा था कि मनी का नाम सुनते ही वह अचानक बहुत फ्रेंडलियर हो गई है। बाद में सियोंग आर फाइनली सियोंगसन ग्रुप की ओरिजिन्स बताना शुरू करती है। वह कहती है यह ग्रुप साउथ कोरिया की ऑर्गेनाइजेशंस के बीच हुई ऑल आउट वॉरफेयर से पैदा हुआ था, और इसकी जड़ें जाती हैं देश की कभी सबसे बड़ी क्रिमिनल आउटफिट तक। उस समय उस ग्रुप का डोमिनेशन हर जगह था, मनी, इन्फ्लुएंस, रॉ पावर, सब पर। समय के साथ वह इतना बड़ा हो गया कि पॉलिटिक्स और इकोनॉमी तक उसके असर में आने लगे, और फिर सालों साल उस इंसेन पावर ने उस ऑर्गेनाइजेशन को सिर्फ गैंग नहीं रहने दिया, बल्कि धीरे धीरे उसे एक मेजर कंग्लोमरेट में बदल दिया। लेकिन सियोंगसन ग्रुप चाहे बाहर से कितना भी पॉलिश्ड क्यों न दिखे, उसकी क्रिमिनल रूट्स कभी सच में खत्म नहीं हुई। नई इमेज के पीछे भी उसने अपनी वायलेंट लेगेसी को छुपाकर जिंदा रखा, और ओल्ड स्कूल ट्रेडिशंस को भी चुपचाप प्रिजर्व किया गया। उनका गोल साफ था, अपना इन्फ्लुएंस अगली जनरेशन तक पहुंचाना। इसीलिए वे स्पेशल एलीट गैंगस्टर्स तैयार करने लगे। इन लोगों को केयरफुली ट्रेन किया जाता था ताकि वे उनके मेथड्स आगे बढ़ाए और फ्यूचर बॉस को सपोर्ट करें। यानी अगला एयर सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन इनहेरिट नहीं करेगा, उसके साथ जुड़ी पूरी अथॉरिटी भी पाएगा। जब कोई पूछता है क्या ये लोग सच में लेजिट एलीट गैंगस्टर्स हैं, तो सियोंग आर बिना हेजिटेशन कहती है बिल्कुल हैं। वह बताती है कि ऑर्गेनाइजेशन हमेशा टैलेंटेड यंग पीपल पर नजर रखता है, और वंस समवन गेट्स पिक उसे ब्रूटल डिसिप्लिन ट्रेनिंग से गुजारा जाता है, जब तक वह बेसिकली ह्यूमन वेपन न बन जाए। यह सुनकर जनवू को बात वियर्ड लगती है। वह पूछता है अगर ऑर्गेनाइजेशन के पास पहले से एलीट गैंगस्टर्स तैयार करने का सिस्टम है, तो फिर नेक्सस बनाया ही क्यों गया था? तब सियोंग आर बताती है इसका सीधा रिलेशन रायन से है, जो ऑर्गेनाइजेशन इनहेरिट करने की लाइन में सेकंड है। असल में नेक्सस उसका खुद को प्रूव करने वाला प्रोजेक्ट था। उसका चांस
अपनी रेपुटेशन बनाने का और दिखाने का कि वह क्या कर सकता है। यह सुनकर जनवू तुरंत 2 और 2 जोड़ लेता है। उसे समझ आ जाता है ली नेक्सस से खुश नहीं था, क्योंकि रायन शायद नेक्सस को अपनी स्ट्रेंथ के प्रूफ की तरह यूज करना चाहता था, ताकि प्रोजेक्ट कंप्लीट होने के बाद ऑर्गेनाइजेशन को दिखा सके कि इनहेरिटेंस के लायक वही है। यह देखकर व्हाइट हेयर्ड गर्ल थोड़ी अम्यूज्ड होती है कि जनवू अब फाइनली स्ट्रैटेजिस्ट की तरह सोचने लगा है। तभी पार्क पूछता है, क्या वह कह रही है कि ये एलीट गैंगस्टर्स चंसू से भी स्ट्रॉन्गर हैं? यह सुनते ही वह खुद इरिटेट हो जाता है और इंसिस्ट करता है, चंसू कोई ऑर्डिनरी आदमी नहीं है, वह अब तक का सबसे टफेस्ट अपोनेंट है जिसका उसने सामना किया है। फिर स्टोरी फ्लैशबैक में चली जाती है। वहां एक किड कई लड़कों को पीटता हुआ दिखता है। तभी एक सूट पहना आदमी उसके कंधे पर हाथ रखता है और कहता है वह उनकी ऑर्गेनाइजेशन में एक्सेप्टेड है। यह सुनकर किड सोचता है, अब मैटर नहीं करता कि वे कहां से आए थे या पहले क्या थे, क्योंकि उनकी दुनिया अब सिर्फ एक थी, द वर्ल्ड ऑफ द स्ट्रॉन्ग। मिडिल स्कूल से ही उन्हें नॉनस्टॉप ट्रेनिंग में धकेला गया था ताकि वे बेस्ट ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा बन सकें। लेकिन फिर भी इतनी ट्रेनिंग के बाद भी वह डिसबिलीफ में देखता है कि चंसू अकेले ऑर्गेनाइजेशन के कई मेंबर्स को डिस्ट्रॉय कर रहा है। एलीट्स तक स्टन्ड रह जाते हैं, क्योंकि उन्हें समझ ही नहीं आता उनके सिस्टम के बाहर का आदमी कैसे उन फाइटर्स को ओवरपावर कर सकता है जिन्होंने उनकी पूरी ट्रेनिंग झेली है। फिर चंसू एक नास्टी डबल किक से कई अपोनेंट्स को एक साथ उड़ा देता है और कैजुअली कहता है वे वीक नहीं है, बस वह खुद बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। यह सुनकर पिटे हुए लोगों में से एक भड़क जाता है। वह नाइफ निकालता है और अक्यूज करता है कि चंसू बहुत ज्यादा बोल रहा है। फिर वार्निंग देता है, आज जो हुआ वह सिर्फ वार्निंग थी, अगली बार वे इजी नहीं जाएंगे। लेकिन उसके आगे बोलने से पहले ही पीछे से कुछ आकर उसे लग जाता है। वह आदमी मुड़ता ही है कि तभी एक लेग सीधे उसके सिर पर क्रैश करती है और सामने होता है चंसू। वह कैजुअल अंदाज में कहता है कि मून गिल को देखे हुए काफी टाइम हो गया। रेड हेड गाई पूछता है कि वह यहां क्यों आया है, तब उसे साफ जवाब मिलता है, नेक्सस की वजह से। और सिर्फ इतना ही नहीं, चंसू क्लियर कर देता है वे वही करने वाले हैं जो पहले कर चुके हैं। दूसरी तरफ एक और ग्रुप को खबर मिलती है कि म्यूजून क्लब के पास अटैक हुआ है। बैकअप के लिए रिक्वेस्ट ऑलरेडी भेजी जा चुकी है और यह डर भी है कि उनके लोग शायद कैप्चर कर लिए गए हों। लेकिन हायर अप में से एक जरा भी बॉदर्ड नहीं दिखता। वह कैजुअली कहता है, उस इलाके में ऐसी चीजें होती रहती हैं। पहले वह सोचता है कि इन्वॉल्व्ड लोगों को रेप्रीमेंड करे, लेकिन फिर माइंड बदल देता है। वह डिसाइड करता है एडल्ट्स इसमें इंटरफियर नहीं करेंगे, बल्कि यंगा मेंबर्स खुद यह सिचुएशन हैंडल करेंगे ताकि उन्हें रियल लाइफ एक्सपीरियंस मिले। और यहीं पर सामने आते हैं ग्रुप के टॉप 3 एलीट मेंबर्स। वे पूरे कॉन्फिडेंस से कहते हैं बस यह काम उन पर छोड़ दिया जाए। फिर सीन शिफ्ट होता है एक बार की तरफ, जहां एक आदमी इंटेरोगेशन फेस कर रहा होता है। वह घबराकर मान लेता है कि उसकी साइड पूरी तरह क्रश हो गई और फिर ऑलमोस्ट ईगो में बोलता है, क्या सामने वाले सच में सोचते हैं कि वे बिना कॉन्सिक्वेंसेस के उन्हें प्रोवोक कर सकते हैं? क्योंकि उसके लिंक्स सियोंगसन ग्रुप तक जाते हैं। लेकिन उसके आगे बोलने से पहले कोई उसके सामने नाइफ तान देता है। ब्लेड पकड़े आदमी उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है उसे अभी तक सिचुएशन की सीरियसनेस समझ ही नहीं आई। फिर वह ऑर्डर देता है, तुरंत सियोंगसन ग्रुप से कांटेक्ट करो, क्योंकि असली टारगेट दरअसल वही लोग हैं। तभी अचानक फैट गाय नोटिस करता है कि कुछ अजीब हुआ है और अगले ही सेकंड कोई एक आदमी रूम के पार उड़ता हुआ दिखता है। बाकी लोग कंफ्यूज होकर पूछते हैं, कौन आया है? जवाब मिलता है, सिर्फ 3 लोग। लेकिन प्रॉब्लम यही थी, इतने कम नंबर्स के बावजूद ये सियोंगसन ग्रुप ट्रेनीज पूरे माउंट मसन को खुद ही साफ करने लगे थे। यह सुनते ही वह आदमी समझ जाता है यही वे लोग हैं जिन्हें वे ढूंढ रहे थे। लेकिन रिएक्ट करने का मौका भी नहीं मिलता, क्योंकि उनके पास खड़ा एक और आदमी अचानक ब्लास्ट होकर उड़ जाता है। तभी टॉप एलीट गाय आगे आता है और सबकी बैक बंद कर देता है। उसके हिसाब से अब वक्त आ गया है कि इस पूरे ट्रैश को साफ कर दिया जाए। बाकी लोग विजिबली पिस्ड हो जाते हैं, जबकि उनका बॉस कमेंट करता है, अगर ये नए लोग इतनी खुली चैलेंज देने आए हैं तो इन्हें मरने की जल्दी है। कुछ देर बाद वही टॉप एलीट पूरे बैटलफील्ड पर कैजुअली डोमिनेट करता दिखता है। वह बीतन अपोनेंट्स के ऊपर से ऐसे चल रहा होता है जैसे यह फाइट उसके लेवल से नीचे हो। फैट गाय बार बार उसकी हेल्प के लिए थैंक्स बोलता है, लेकिन भाइयों उल्टा उसे फेस पर स्मैक मारकर पब्लिकली ह्यूमिलिएट कर देता है। फिर वार्निंग देता है, यह आखिरी बार है जब उसकी मिस्टेक माफ की जा रही है, अगली बार कोई वार्निंग नहीं मिलेगी। बाद में जब वे लोग बारिश में जा रहे होते हैं, भाइयों सिगरेट जलाने ही वाला होता है कि तभी एक का आकर रुकती है। एक आदमी उतरता है और उसे फोन देते हुए कहता है यंग मास्टर का कॉल है। जैसे ही वह फोन उठाता है, उधर से ली उसे डांटना शुरू कर देता है, क्योंकि उसने किड्स भेजे थे और वे सब चंसू से पिट गए। यह सुनकर भयुंग भड़क जाता है और कहता है उसे अभी तुरंत सामने आना चाहिए। फिर सीन शिफ्ट होता है ली के हाउस पर, जहां ली भयुंग से पूरी एक्सप्लेनेशन मांगता है।
अगर तुम्हें लगा था कि फाइट यहीं खत्म हो जाएगी, तो असली गेम तो अब शुरू हुआ है। एक तरफ पार्क ने बैटलफील्ड हिला दिया, दूसरी तरफ ली सियोंगसन ग्रुप, एलीट गैंगस्टर्स और चंसू की एंट्री ने स्टोरी को नेक्स्ट लेवल पर पहुंचा दिया। अब सवाल यह है, क्या पार्क इस आने वाले स्टॉर्म को हैंडल कर पाएगा और ली आखिर किस स्केल की वॉर शुरू करने वाला है? अगर तुम नेक्स्ट पार्ट मिस नहीं करना चाहते तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक करो और कमेंट में बताओ पार्क वर्सेस चंसू कौन जीतेगा। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।